अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो का मकसद आपकी कुछ परेशानियों से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, मैं अपने चैनल पर कभी कभी ऐसी वीडियो भी अपलोड करती हूँ जिनका मकसद आपकी कन्फ्यूजन को दूर करना होता है। मेरे क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो मुझसे बार बार सवाल कर रहे थे कि मैम प्लीज़ हमें पेपर स्कीम या पेपर पैटर्न के बारे में बताएं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको जो पेपर स्कीम थी कि किससे आपको कितने मार्क्स पेपर आएगा वो सब कुछ बता चुकी हूँ। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं अब आपको ये बताऊँ कि आपका जो पेपर होगा, स्पेसिफिक पेपर, वो किस पैटर्न का होगा, कितने उसके अंदर एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है, किस तरह का पेपर आएगा, कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज़ आएंगे। तो बच्चों, ये आपने वीडियो गौर से सुनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। दूसरी बात, आप मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपको इससे बहुत सा फायदा होगा। मैं अपने लेक्चर के दौरान बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी शेयर करती रहती हूँ। हो सकता है स्किप करने से आप वो बात चेक ना कर सकें या आप तक पहुँच ना सके। चलो बच्चों, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, चलते हैं अपने काम की तरफ। बट जैसे मैंने आपको बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री के दौरान बताया था, जब मैं आपको पेपर स्कीम या पेपर पैटर्न दे रही थी, कि पेपर जो होता है वो तकरीबन सेम ही होता है तमाम बोर्ड्स का, ठीक है। जो फ़र्क आता है वो ये आता है कि चीज़ें कहाँ से उठाई जा रही हैं, क्वेश्चंस किस तरह के दिए जा रहे हैं। कुछ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है क्वेश्चन बहुत से ट्रिकी होते हैं, बाज़ दफ़ा बहुत आसान होते हैं। तो आज हम बेसिकली देखेंगे कि इंग्लिश पेपर पैटर्न किस तरह का है और उसकी स्कीम क्या है 2024 के हवाले से। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप ये देखो कि टोटल मार्क्स के कितने होते हैं। टोटल मार्क्स का ये पेपर होता है 75 मार्क्स का ये टोटल पेपर होता है, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है और एक सब्जेक्टिव पार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव में आपके एमसीक्यूज होते हैं, जबकि सब्जेक्टिव मार्क्स के अंदर आपके सारा जो पेपर लॉन्ग होता है, लेंथी पेपर होता है, जिसके अंदर आपने लिखना होता है, वो होता है। ऑब्जेक्टिव मार्क्स जो होता है बच्चों, वो कंस्टिट्यूट करता है 19, जबकि सब्जेक्टिव के होते हैं 56। अब इसके डिफरेंट सब पार्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट के भी डिफरेंट सब पार्ट्स हैं, ठीक है। और जो आपका पेपर होता है वो 2.5 आवर का होता है, जिसमें से 20 मिनट्स जो होते हैं वो आपके एमसीक्यूज के होते हैं, जबकि 2.5 आवर और प्लस 10 मिनट्स जो होते हैं वो आपके सब्जेक्टिव के होते हैं। और इसके अलावा एक और बात मैं आपको शेयर कर दूं, क्योंकि आप 9th क्लास में हो, फर्स्ट टाइम जा रहे पेपर अपीयर करना, तो आपको बबल शीट दी जाती है। बबल शीट बेसिकली एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए एक ऐसी शीट होती है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगी अलग से वीडियो के अंदर, कि उसके अंदर आपने एमसीक्यूज को देखकर और उसको मार्क करना होता है। 4 बबल्स बने होते हैं ABCD के ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। जो आपको करेक्ट ऑप्शन रखता है आपने उसको कलर करना होता है, ठीक है। और ध्यान से कलर करना होता है, कलर बाहर ना जाए, लाइट फिल ना हो, ठीक है। ये मैं आपको सब कुछ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी एक दफा। तो बेसिकली ये आपका ओवरव्यू हो गया इंग्लिश पेपर के पैटर्न के बारे में। अब हम देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है और उसके अंदर कितने सब पार्ट्स होते हैं। ओके बच्चों, सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव पार्ट, ये आपका सबसे पहला पार्ट होता है, ठीक है। और उसके अंदर होता है क्वेश्चन नंबर 1, उसको हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। टोटल पेपर जो होता है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पार्ट का जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसको हम कहते हैं, इसके 4 पार्ट्स होते हैं, मीन्स इसके 4 सब पार्ट्स होते हैं। टोटल मार्क्स होते हैं इसके 19। अब अगर हम इसके सब पार्ट देखें, A, B, C और D, ये 4 इसके सब पार्ट्स आ गए हैं। सबसे जो पहला A पार्ट होता है ना, उसके अंदर होते हैं 5 MCQs, ठीक है। एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि एमसीक्यूज के अंदर बच्चों चॉइस नहीं होती है, ठीक है। ये जितने आप ठीक करोगे उतने आपके नंबर आ जाएंगे, चॉइस कोई नहीं होती है। आपने इसको इसलिए कोशिश करनी होती है कि आपके सारे एमसीक्यूज ठीक हो और आपके 19/19 मार्क्स आ जाए, ठीक है। ए पार्ट के अंदर क्या होता है कि आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी होती है, मैं आपको आगे समझाती हूँ कि ये क्या चीज होती है। बी पार्ट के अंदर आपने करेक्ट स्पेलिंग चूज करने होते हैं, ये आपके होते हैं 4 मार्क्स के। करेक्ट स्पेलिंग से मुराद ये है कि आपको उन्होंने क्या दिया होता है, डिफरेंट स्पेलिंग्स दिए होते हैं 4 ऑप्शन में, A, B, C और D। इसके अंदर उनमें से किसी एक में उन्होंने करेक्ट स्पेलिंग दिया होगा, जबकि बाकी जो 3 होंगे वो होंगे। आपने चूज करना होता है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है। सी ऑप्शन पर आता है करेक्ट मीनिंग, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बेसिकली आपके टीचर्स ने आपको इन्फॉर्म किया होगा। सिनोनिम्स जो होते हैं वो सेम मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं और एंटोनिम्स मीन ऑपोजिट। अल्फाज मुतजाद जो होते हैं वो एंटोनिम्स होते हैं और अल्फाज और मुतरादिफ जो होते हैं वो सिनोनिम्स होते हैं। आपने ये चूज करने होते हैं। डी पोर्शन पे क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर टेक्स्ट बुक। आपकी ग्रामर टेक्स्ट बुक के हवाले से वहां पर एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। आपको जब आप मार्केट अपनी बुक्स लेने गए होगे तो आपको वो इंग्लिश की बुक के साथ उन्होंने ग्रामर एंड कंपोजिशन की भी बुक दी होगी। मैं सनशाइन और दूसरी जो बुक्स होती हैं ग्रामर एंड कंपोजिशन, उनकी बात नहीं कह रही। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से आपको एक ग्रामर एंड कंपोजिशन दी जाती है, जिसके अंदर आपकी स्टोरीज होती हैं, आपके लेटर्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। टेंसेस की सोल्ड और अनसोल्ड एक्सरसाइज होती है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। आपके पास लाजमन होगी, तो उसमें से आपके 5 एमसीक्यूज आते हैं जो कि 5 मार्क्स के होते हैं। अगर आप इन सब को सम करो तो आपके टोटल 19 मार्क्स बनते हैं। अब मैं आपको पेपर एक दिखाती हूँ जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह ये मार्क्स की कंट्रीब्यूशन हो रही है और कहाँ कहाँ से वो एमसीक्यूज उठाकर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, तो बच्चों इसको स्किप करके नहीं देखना।
ओके बच्चों, अब हम देखते हैं एमसीक्यूज जो कि आपके पेपर के अंदर आते हैं। सबसे पहले बच्चों समझो ये चीज़ कि आपका जो पेपर अब न्यू स्कीम्स आ रही हैं उसके मुताबिक जो आपका 75% पेपर होता है वो होना है किस अकॉर्डिंग, आपकी बुक के अकॉर्डिंग, मीन्स कि आपकी जो बुक की सारी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग होगा। जबकि 25% जो होगा वो होगा एनालिटिकल बेस या फिर कॉन्सेप्चुअल, जो आपके प्रीवियस नॉलेज जो आपने बचपन से पढ़ के आए हैं उन सब के ऊपर बेस होगा। ठीक है, तो ये आपने अपने जहन में चीज़ रखनी है, सब कुछ बुक्स में से नहीं आना है। ठीक है, आपने बुक्स के साथ साथ जो आप इर्द गिर्द से अपना इन्फॉर्मेशन लेते हो, जो टीचर्स आपको बताती हैं, जो आप वीडियोस देखते हो, उसको भी अपने जहन में रखना है। वहां से भी आपका पेपर आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है पेपर 25%, तो आपने अपने मार्क्स लूज नहीं करने हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। मींस क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है हमारे पास, जिसके अंदर उन्होंने कहा चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड फ्रॉम कॉलम्स ए बी सी एंड फिल द बबल्स। मैंने आपको भी बताया कि बबल्स आपने फिल करने हैं। तो बच्चों ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहाँ से आती हैं? बच्चों फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होता है बेसिकली ये आपका प्रीवियसली बेस्ड कॉन्सेप्ट भी होता है। ठीक है, आपको पता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब कैसे यूज होती है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। आपने देखना होता है कि टेंसेस के अंदर किस तरह का टेंस होगा तो हमें किस तरह की फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ठीक है, ये बहुत सिंपल होते हैं। ये बेसिकली आते हैं आपकी जनरल स्किल से, जनरल जो आपकी वर्ब होती है, जनरल जो आपकी क्लासेस होती हैं, टीचर्स आपको बता रहे होते हैं वहां से। और उसके अलावा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो मैंने अभी आपको बताया ग्रामर एंड कंपोजिशन, वहां पर बहुत जो सोल्व एक्सरसाइजेस हैं, अनसोल्व एक्सरसाइज हैं, वहां से ये बहुत सारे एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। और इसके बाद बच्चों आप अपनी बुक की जो ट्रांसलेशन करते हो याद, उसको भी गौर से समझा करो। वहां से भी वो अक्सर उठा के वो स्टेंसेस दे देते हैं, क्योंकि आपने पूरी बुक याद की होती है। तो आपको अगर कहीं से भी कोई एमसीक्यूज आ गया तो आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में है द पैगन अरब स्टार्टेड टू डैश प्रेशर। अब उन्होंने यहाँ पर आपको एक वर्ब पूछी है, तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि यहाँ पर टू आ गया है, और आपको पता है कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगती है, तो यहां पर आएगा माउंट, डी ऑप्शन। तो इस तरह आपने एमसीक्यूज अपने जो प्रीवियसली बेस्ड कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करने। हो सकता है ये आपकी बुक पे कहीं मेंशन ही ना हो, तो ये 25% उन एनालिटिकल क्वेश्चंस की तरफ चला गया। बी पार्ट देखें तो है चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स फ्रॉम द कॉलम्स ए बी सी डी एंड फिल अप द बबल्स। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो ज्यादातर स्पेलिंग्स आ रहे होते हैं ये आपकी रीडिंग में से ही आते हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग के अंदर जो होते हैं चैप्टर्स की रीडिंग, पोएम्स और पोएम्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो चैप्टर्स की रीडिंग है वो काफी मुश्किल अल्फाज वहां पर होते हैं। ठीक है, तो वो जो पेपर होता है, पेपर सेटर होता है, वो क्या करता है, वो उन्हीं में से आपको कुछ वर्ड्स दे देते हैं। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में देखें सुप्रीम के उन्होंने स्पेलिंग दिए हुए हैं। अब ये सुप्रीम आपकी मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर जो 1 है आपका उसके अंदर भी है और चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी है। डिफरेंट रीडिंग्स के अंदर ये आपको एमसीक्यूज मिल जाएगा, आपको आएंगे स्पेलिंग इस चीज़ के, तो आपको स्पेलिंग भी आने चाहिए, क्योंकि आपने आगे जाके उसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करने होते हैं। तो आपको एमसीक्यू स्पेलिंग नहीं आएंगे तो आपके इसके अंदर मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। तो सुप्रीम के अंदर यहाँ पर हमारे स्पेलिंग आते हैं सी वाले, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह बच्चों आपने हर एक चीज़ तवज्जो से करनी है। ठीक है, किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कि ये तो आ ही नहीं सकती है। जो पेपर चेकर होता है, पेपर सेटर होता है, वो कोशिश करता है कि वो हर एक चीज़ को टच करे, क्योंकि उसने आपकी पूरी बुक का टेस्ट लेना होता है, पूरी बुक के उसने आपके एमसीक्यूज और सब कुछ बनाना होता है। तो वो कोशिश करता है कि वो हर एक चीज़ को, हर एक जो पोर्शन है उसको टच करे। तो आपने हर एक चीज़ को अच्छी तरह याद करना है। अब चलते हैं सी और डी पार्ट की तरफ। अब बच्चों सी पार्ट देखो, चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वन फ्रॉम द कॉलम्स ए बी सी डी एंड फिल अप द बबल्स। बेसिकली बच्चों यहाँ पर जो करेक्ट मीनिंग्स है ना, ये आपके हैं वोकैबुलरी के वर्ड्स। आप जब अपना चैप्टर फिनिश करते हो तो चैप्टर फिनिश करने के बाद आपको एक बड़ा सा पेज मिलता है, उसके ऊपर ब्लॉक्स बने होते हैं, वहाँ पर कुछ मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, वर्ड्स जो होते हैं आपकी रीडिंग में से होते हैं, और उसके आगे डिफरेंट 2 to 3 मीनिंग्स लिखे होते हैं। ठीक है, जिनको कहा जाता है सिनोनिम्स। ठीक है, अब वो सिनोनिम गिवन है उसको हम वोकैबुलरी भी कहते हैं। उसके एक दो जो मीनिंग, 2-3 से मीनिंग लिखे हुए हैं, आपने वो अच्छी तरह याद करने हैं। अब यहाँ पर लिखा है डोंट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। अब अफ्रेड का जो सिनोनिम है वो आपको ज़हन में होना चाहिए। अफ्रेड का मतलब क्या होता है? स्केर्ड, डरना। ये आपको तभी आएगा जब आप अपनी रीडिंग अच्छी तरह करोगे, और रीडिंग के बाद जो आपकी ग्लोसरी है उसको ग्लोसरी भी कहते हैं। ठीक है, ग्लोसरी या वोकैबुलरी है उसको अच्छी तरह याद करोगे। आपके जहन में कुछ जनरल नॉलेज भी होना चाहिए और साथ साथ उन वर्ड्स की अच्छी तरह लर्निंग भी होनी चाहिए, ताकि आप ये वाला पार्ट अच्छी तरह सोल्व कर सको। डी पार्ट देखें तो चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर फ्रॉम द कॉलम्स। अब यहाँ पे ग्रामर के सवाल आ गए। अब ग्रामर के अंदर बेसिकली क्या होता है? नाउन्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है? ग्रामर के पार्ट है। एडवर्ब है, ये सारे ग्रामर्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब ये वाला पोर्शन भी आपकी उसी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से आएगा। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इस पोर्शन के अंदर जो आपकी एक्सरसाइज होती है ना, उसके अंदर से भी आ रहा होता है। आपकी एक्सरसाइज के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो होती हैं, उनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज गिवन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट गिवन होते हैं। ठीक है, आप चेक करो तो अपनी एक्सरसाइज के एंड के ऊपर आपको कितना ज़्यादा कुछ मिल जाएगा नॉलेज। ठीक है, उसके अंदर वर्ब होगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स होंगी। हर एक चीज़ को चेकर ने टच करना है और आपको एमसीक्यूज वहां से उसने देने हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले आप अपनी बुक अच्छी तरह याद करो। जब बुक अच्छी तरह याद करोगे तो फिर आपके पास जो माइनर चीज़ें रहेंगी वो हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड या ग्रामर एंड कंपोजिशन से तैयार कर लेंगे। तो बच्चों ये था बेसिकली आपके एमसीक्यूज का पार्ट, और जिसके टोटल मार्क्स थे 19। एक और बात मैं बता दूं दोबारा, मैंने आपको पहले ये बताई है कि यहाँ पर चॉइस नहीं होगी, आपने अपने सारे एमसीक्यूज ठीक करने होंगे और चेक करने होंगे।
ओके बच्चों, अब डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है, अब सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेसिकली आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। 8 आते हैं जिसमें से आपने 5 करने होते हैं और ये आते हैं आपकी बैक एक्सरसाइज में से। आपको 8 आएंगे जिसमें से आपने 5 करने हैं। जो 5 होंगे वो आएंगे आपकी बैक एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज के पीछे क्वेश्चन आंसर गिवन होते हैं और जो बाकी 3 आएंगे वो आपकी रीडिंग में से आएंगे। आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होगा, आपकी रीडिंग में से ही होगा और टोटल इसके मार्क्स होंगे 10। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो उसके अंदर आता है ट्रांसलेट पैराग्राफ इनटू उर्दू। बेसिकली ट्रांसलेट पैराग्राफ इनटू उर्दू आपकी ट्रांसलेशन है जो कि आप चैप्टर्स की याद करते हो। आप देखते हो ना अपने चैप्टर की ट्रांसलेशन, टीचर्स आपसे सुनते हैं तो जो ट्रांसलेशन यही है। उसके अंदर से आपको 3 उन्होंने पैसेजेस दिए होंगे। 3 में से आपने एटलीस्ट 2 करने होंगे, 2 करने होंगे और उनके 4 मार्क्स होंगे और टोटल मार्क्स होंगे आपके 8। इसमें भी चॉइस होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है समरी और स्टैंजा ऑफ अ पोएम जो कि 5 मार्क्स का होगा। आपको पता है कि जब चैप्टर कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद आपके पोएम स्टार्ट होती हैं। अब पोएम्स जो होंगी उसके 2 उन्होंने क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के उन्होंने 2 उन्होंने चॉइसेस दी होंगी। किस तरह, या तो आप उस पोएम का स्टेंसा करो। स्टेंसा का बेसिकली क्या होता है कि आपने जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको आपने एक्सप्लेन करना है कि इस स्टेंसा के अंदर क्या एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये टाइम टेकिंग होता है तो मैं सबको यही प्रेफर करती हूँ, यही कहती हूँ, सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग समरी अटेम्प्ट करो, क्योंकि समरी बड़ी कंसाइज ही होती है। उसके अंदर आप पूरी स्टोरी बता देते हो, ठीक है, और इसके अंदर प्रोबेबिलिटी भी होती है कि आपको 5/5 मार्क्स मिल जाए। हो सकता है स्टेंसा के एक्सप्लेनेशन के अंदर आप कोई चीज़ मिस कर दो या कोई आपको पॉइंट ज़हन में ना आए। क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है बच्चों, द फर्स्ट पेजेस एंड इडियम्स। बेसिकली यहाँ पर आपके कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस गिवन होते हैं, आपने उनको सेंटेंसेस में यूटिलाइज करना होता है, ठीक है। ये आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन के अंदर ही होते हैं, ठीक है। उसके टेक्स्ट बुक के अंदर वहाँ से भी होते हैं और ये कुछ बचे तो होते हैं वो सनशाइन से दूसरी ग्रामर से भी कर सकते हैं, तो आप वहाँ से भी कर लो, तो कोई इसमें कोई खराबी नहीं है। आते हैं आपको 8 हैं और आपने करने 5 होते हैं, उनके 10 मार्क्स होते हैं। मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी बच्चों कि आप एटलीस्ट 6 to 7 करके आओ, मीन्स कि एटलीस्ट आप 1 या 2 की चॉइस छोड़ के आओ, ताकि खुदा ना खास्ता आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है या एमसीक्यू के अंदर कोई गड़बड़ आ रही है, इसके अंदर ईडीएम्स के अंदर आपको समझ नहीं आई है, ये गलत हो गया, तो आपके पास एक चॉइस हो और चेकर उसको काउंट करके आपके मार्क्स दे दे। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है वो होता है लेटर, स्टोरी और डायलॉग का। इसके होते हैं टोटल 8 मार्क्स। तो बच्चों ये 3 चीज़ों की आपको चॉइस होती है, या आप लेटर अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, या आप स्टोरी अटेम्प्ट कर लो, या फिर आप डायलॉग लिख लो। डायलॉग जो होता है बच्चों वो टाइम टेकिंग बहुत होता है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग डायलॉग अटेम्प्ट ना करो। स्टोरी और लेटर, स्टोरी जो होती है वो बहुत सारी कंसाइज हो जाती है, ठीक है। लेटर के अंदर आप लोग बहुत डिटेल लिख सकते हो, आप कोट्स लिख सकते हो, ठीक है, आप किसी की स्पेशली सेइंग्स लिख सकते हो, मोटिवेशनल कोट्स लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँ कि आप लोग लेटर की तरफ जाओ। स्टोरी से बेहतर आपके लिए लेटर है। लेटर आप ज़्यादा अटेम्प्ट करो, लेटर के अंदर आपके मार्क्स भी आएंगे। जो चीज़ ज़्यादा यहाँ पर गौर करने की होती है कि आपने स्टार्ट कैसे करना है अपना लेटर। आपको पता है कि हमने लिखना होता है एग्जामिनेशन हाल सिटी, ABC, डेट, माय डियर फ्रेंड, वट। तो इसके अंदर जो उन्होंने कॉमास वगैरह चेक करने होते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा होता है कि आपके मार्क्स यहाँ से डिडक्ट हो सकते हैं कि अगर आपको भूल गया। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही है या आपको लेटर के अंदर आपको थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो आप स्टोरी की तरफ चल जाओ। डायलॉग को आप अपना लीस्ट ऑप्शन रखो, डायलॉग को ना चूज करो, तो यही बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है बच्चों, होता है वो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज का, जो कि 10 मार्क्स का होता है। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज बेसिकली आपको एक पैसेज दिया जाता है, वो आपकी ग्रामर कंपोजिशन से भी हो सकता है, आउट ऑफ द सिलेबस भी कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के अंदर आपको एक पैसेज दिया और उसके नीचे आपको उन्होंने 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं उस पैसेज से रिलेटेड, ठीक है। आपने उन क्वेश्चंस को पढ़ना है और उसका आंसर आपने अपने पैसेज में से ढूंढना है। अब इसके अंदर उन्होंने चेक करना होती है आपकी ग्रामर, आपकी वर्ब चेक करनी होती है। उन्हें देखना होता है कि आपको अगर टेंस पास्ट में आ गया तो आपने कहीं आंसर प्रेजेंट में तो नहीं लिख दी है। ये चीज़ें आपने उन्होंने आपको चेक करना होता है और इसके होते हैं 10 मार्क्स। 5 क्वेश्चन होते हैं और 5 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है वो होता है टेंसेस का, जिसके अंदर आपको 8 आते हैं और आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी ग्रामर कंपोजिशन से भी आ जाते हैं और बाज़ दफ़ा ये बहुत सिंपल और ईजी सेंटेंसेज होते हैं, ये आपको पास पेपर से भी दे देते हैं और स्पेशली आपको अपने पास से भी दे देते हैं। तो इसमें आप कोशिश करो कि आपको सारे प्रिंसिपल्स याद आते हैं, रूल्स आपको पता हो कि अगर आपको सेंटेंस आ गया है, टेंस आ गया, तो आपने उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। उर्दू के सेंटेंसेज होते हैं, आपने उनको इंग्लिश में करना होता है। और क्वेश्चन नंबर 9 होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, ठीक है। यहाँ पर चेंज इन वॉइस भी अक्सर लिख देते हैं, मैं चेंज इन वॉइस से लिखा ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बात की है। 5 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, 5 ही होते हैं और 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है, आपने अच्छी तरह इसके रूल्स को भी याद रखना होता है कि अगर आपको एक्टिव आ गया तो आपने इसको कैसे पैसिव में करना है। पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि एक्टिव है कि पैसिव है। जाहिर बात है अगर पैसिव होगा तो आपने इसको एक्टिव में करना होगा और एक्टिव होगा तो उसमें पैसिव में करना होगा, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं एक पेपर पैटर्न और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस तरह आपका पेपर बनकर आना है और किस तरह आपने पेपर अटेम्प्ट करना है।
ओके बच्चों, यहाँ पर उन्होंने आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, आंसर टू एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। टोटल 10 मार्क्स है, आपको 8 उन्होंने क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह इसको याद करना है, बुक की एक्सरसाइज जो है उसको लाजमन करना है, कोई क्वेश्चन उसमें से नहीं छोड़ना है। उसके अलावा रीडिंग को भी याद रखना है कि रीडिंग में उन्होंने किस पॉइंट के ऊपर कोई बात हुई थी, ठीक है, राइटर क्या कहना चाह रहा है, सब चीजें आपके जेहन में होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों आपका आता है पैसेज। यहाँ पर एटलीस्ट मैंने सिर्फ 2 ही पैसेज ऐड किए होंगे क्योंकि मसला हो रहा था, पिक्चर ऐड नहीं हो रही थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऐड कर दिए हैं, वरना आपको टोटल उन्होंने 3 दिए उन्हें, उसमें से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 2 अटेम्प्ट करने हैं और उसके टोटल मार्क्स होंगे 8, क्योंकि 4 मार्क्स का ये होगा पैराग्राफ। ठीक है, अच्छी तरह आपको ये पैराग्राफ बच्चों आने चाहिए, इसकी ट्रांसलेशन आपने याद करनी अच्छी तरह। ठीक है, अभी आपके पास 2.5 मंथ है, अच्छी तरह बच्चों बैठ के याद करो, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, अच्छी तरह याद करो ताकि आपका पेपर जो हो वो A1 हो और आप 75/75 मार्क्स लेकर आओ। ओके बच्चों, फिर उसके बाद आता है राइट द समरी ऑफ द पोएम डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। और आपने या तो इसकी स्टैंजा की क्या करनी है, एक्सप्लेनेशन। तो मैंने आपको पहले बताया कि आप लोग समरी को चूज करो। समरी को चूज करने का फायदा ये होता है कि आप कंसाइज पोर्शन के अंदर आप अपनी पूरी बात बता देते हो कि क्या राइटर ने कहा है, क्या जो पोएट है उसने इस पूरी पोएम के अंदर एक्सप्लेन किया है। स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन जो होती है वो फिर आपको एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन करनी होगी और वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, पेपर लंबा होता है, लेंथी होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग समरी की तरफ ही जाओ और ताकि आपके 5/5 मार्क्स आ जाए। उसके बाद बच्चों है राइट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स इन योर ओन सेंटेंसेस। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर उन्होंने बिसाइड, फिट ऑफ फरी, मदरलैंड, नीड, ह्यूमिलिटी, इग्नोरेंस, अब उन्होंने यहाँ पर आपको 8 वर्ड्स दिए हैं। अब उसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं, उनको फ्रेजेस को सेंटेंसेस में यूज करना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने एटलीस्ट 6 to 7 अटेम्प्ट करके आने हैं। ठीक है, अगर 8 आते हैं तो 8 ही करो, इसमें कोई नहीं है चेक करने, जो आपने पेपर में लिखे हैं उसने चेक करना ही सारा पेपर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने अगर करना है तो आप वो करो जो आपको सबसे अच्छी तरह आते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं है, टॉप 5 पे वो कर दो, उसके बाद जो आपको लीस्ट आते हैं उसको लास्ट 3 पे कर दो। उसके बाद बच्चों है राइट लेटर टू योर मदर ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स। और यहाँ पर और लिखा हुआ है राइट द स्टोरी विद द मॉडल ऑफ यूनियन स्ट्रेंथ और राइट एलोमेंट टू स्टूडेंट्स रिगार्डिंग सलात। सलात मीन्स नमाज। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, आपको 3 उन्होंने चॉइसेस दी हैं, या तो लेटर लिख दो भाई को, या फिर स्टोरी लिख दो जिसका मोरल हो यूनियन स्ट्रेंथ में, जारी बात है कि आपने इत्तेफाक में बरकत स्टोरी लिखनी है, और या फिर आप डायलॉग लिखो 2 दोस्तों के दरमियान नमाज की इंपॉर्टेंस के हवाले से। ठीक है बच्चों, ये आपने लिखना है और इसके टोटल मार्क्स होंगे आपके 8। तीनों नहीं अटेम्प्ट करके आने हैं, सिर्फ एक है क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा होगा तो आपने ये अटेम्प्ट नहीं करना। ओके बच्चों, उसके बाद आता है राइट द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एट द गिवन एंड। देखो बच्चों, यहाँ पर उन्होंने आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए पैसेज से रिलेटेड, आपने 2 से 3 बार इस पैसेज को अच्छी तरह पढ़ना है। ठीक है, थोरोली पढ़ना है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, वहां बैठ जाना। ठीक है, थोरोली इसको पढ़ना है, देखना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है, किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये कोशिश बिल्कुल नहीं करनी कि पहले क्वेश्चन पढ़ लो उसके बाद आंसर करना शुरू करो, नहीं, पहले 2 से 3 बार आपने पैसेज को तवज्जो से पढ़ना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको अंडरलाइन करना है कि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, क्या इसका मोरल है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपने देखना है कि आपको किस सेंटेंस में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, जिस सेंटेंस में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसी सेंटेंस में आपने आंसर करना है। ये बिल्कुल नहीं करना आप उन्होंने आपसे पास्ट में क्वेश्चन पूछा तो आप प्रेजेंट में लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना। यही तो उन्होंने आपकी चीज चेक करनी है कि आपने इंग्लिश का पेपर देने आए हो, आपकी ग्रामर स्किल्स कितनी है, आपकी वर्ब स्किल्स कितनी है, आपको स्पेलिंग्स आते हैं, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर। ठीक है, उसके बाद बच्चों है राइट 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इंग्लिश। तो ये बेसिकली बच्चों है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बात टेंसेस का। उन्होंने आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस दिए होंगे, आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, हर तरह के सेंटेंसेस होते हैं, आप उनको याद करते हो। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करते हो, पूरा साल आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, उन्होंने आपको 8 टोटल आपको उन्होंने दिए होंगे, उसमें से आपने 5 करने हैं। यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि बहुत थोड़ा सा पार्ट होता है, इसके अंदर इतना आपको टाइम नहीं लगता है, तो आप 8 के 8 अटेम्प्ट करो। ठीक है, हो सकता है आपके अंदर कहीं आप दा लगा रहे हो, वहां पर नहीं आना हो, कहीं आपने फॉर्म वर्ब की चेंज कर दी हो। ठीक है, क्वेश्चन को एक चीज आप गलत करोगे आपका पूरा सेंटेंस गलत है। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप 8 के 8 अटेम्प्ट करो कि खुदा ना खास्ता अगर आपका कोई गलत हो रहा है क्वेश्चन या आपको सेंटेंस नहीं आ रहा है तो आप उसको रेसिप्रोकल में चॉइस में जाकर वो आपका ठीक हो जाए। और बच्चों इसके साथ जो आपको चॉइस आती है, अक्सर हम लोग उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो हम चीज़ करवाई नहीं जाती है हमारे आम रूटीन के अंदर। वो ये है कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने 10 सेंटेंसेस लिखने होते हैं पाकिस्तानी वुमेन के बारे में। ये इसके बारे में नहीं लिखने होते हैं हमेशा, किसी भी टॉपिक के बारे में 10 सेंटेंसेस बना दे कि आपने जनरल सा इन्फॉर्मेशन देना होता है कि पाकिस्तानी वुमेन या कोई भी मदरलैंड, इस तरह के कोई भी डिफरेंट टॉपिक होते हैं उनके बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है कि क्या आप इससे सबक सीखते हो, क्या ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये सजेस्ट नहीं किया जाता कि आप लोग करो क्योंकि इसके अंदर जारी बात है सेंटेंस दोबारा बनाना, वहाँ बैठ के न्यू टॉपिक
टॉपिक के ऊपर ये टाइम टेकिंग है। तो यही सजेस्ट किया जाता है कि आप टेंसेस को ही गौर से करो, उसी के ऊपर तवज्जो दो। उसके बाद लास्ट बार आता है बच्चों चेंज इन वॉइस का। अब देखो यहाँ पर उन्होंने आपको 5 चेंज इन वॉइस दिए हैं, ये आपने सारे के सारे करने हैं। सबसे पहले इसको करने का प्रोसीजर यही होता है कि आपने चेक करना है कि हमारे पास एक्टिव वॉइस में गिवन है या पैसिव वॉइस में गिवन है। जब आपने ये गेस कर लिया कि एक्टिव है कि पैसिव है, उसके बाद आपने इसको टेंस में चेंज करना है ऑपोजिट के अंदर। पैसिव होगा तो एक्टिव में करना है, एक्टिव होगा तो पैसिव में करना है। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सारे रूल्स आते हो, आपको पता हो कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, पैसिव वॉइस में आप बाय या बीइंग लगा देते हो, किस तरह सब कुछ करना है। तो ये सारी चीजें आपको आनी है आपकी प्रैक्टिस से। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। ओके बच्चों, वीडियो तो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। आई होप सो कि आपको इसकी चीज़ की समझ भी आई होगी। मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मैं इन सब की पिक्चर्स जो है वो अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगी, आप वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अक्सर आपके पास नेट अवेलेबल नहीं होता है, तो आपने वहाँ पर उसको डाउनलोड करके रखा होगा, तो आपके पास वो अवेलेबल होगी और आप उसको कभी भी चेक कर सकते हो। तो बच्चों आई होप सो कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आई है। कल मिलते हैं एक नई लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।